कंसेशन, दिस इज कॉल्ड LTC। लीव ट्रैवल कंसेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि आप इन इंडिया, पूरे भारत में ट्रैवल पर जा सकते हो अपनी छुट्टियों में, रहोगे भी, खाना पीना भी करोगे। जो ट्रैवल वाला पार्ट है वो एम्प्लॉयर बियर करेगा। यानी ट्रैवल का कंसेशन कौन दे देगा आपको? एम्प्लॉयर। कि ट्रैवल ट्रैवल की छूट हमारी तरफ से। तो दिस इज कॉल्ड LTC। हर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि आप 4 इयर्स के ब्लॉक में, कैलेंडर ईयर्स के 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में 2 बार घूमने जा सकते हो। और उस 2 टाइम्स घूमने में, उस 2 टाइम घूमने में आपकी जो भी छुट्टियां होंगी, जो भी आप 2 बार घूमने जाओगे उस इंडिया में, उसमें जो ट्रैवल का कंसेशन होगा, जो ट्रैवल आप करोगे उसकी छूट अगर एम्प्लॉयर देता है तो कंप्लीटली एग्जम्प्ट होगा। इसमें कुछ बातें आती हैं। सर कैलेंडर ईयर का ब्लॉक, जब भी वर्ड ब्लॉक यूज होगा कहीं पर भी, अगर वर्ड ब्लॉक यूज है तो वो स्पेसिफाइड ईयर होते हैं। मतलब मेरी बात समझिएगा, 1985 से 89 तक पहला ब्लॉक है जिसके अंदर आप 2 बार घूमने जा सकते हैं। 90 से 93, फिर 94 से 97, फिर 98 से 2001, फिर 2 से 5, 6 टू 9, 7 टू 10, 11 टू 11, 12, 13, 14, 15 से 19 और 20 से 23। आप यहाँ है कहीं। ये गवर्नमेंट ने एक ब्लॉक बनाया कैलेंडर ईयर का। कैलेंडर ईयर है इसलिए 4 साल ऐसे हो रहे हैं, 1985, 86, 87, 88, 86 से 86, 87, 88, 89 4 साल, फिर 90, 91, 92, 93 4 साल, फिर 4, 5, 6, 7। तो ये कैलेंडर ईयर का ब्लॉक है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। इस 4 साल के ब्लॉक में हर एम्प्लॉय को इनकम टैक्स वालों ने कहा कि आप 2 बार तक अगर घूमने जाते हैं इस ब्लॉक के अंदर और भारत में ट्रैवल पे जाते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपका ट्रैवल का खर्चा बियर करता है, तो वो कंप्लीटली क्या होगा? एग्जाम। वो कंप्लीटली क्या होगा? आपका एग्जम्प्ट होगा। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ट्रैवल कहाँ करना है? इंडिया में, इस ब्लॉक में। अगर सर मैं एक ही बार जा पाया, 2 बार घूमने ही नहीं गया, या एक भी बार नहीं गया घूमने किसी ब्लॉक में, अब आप कौन से ब्लॉक में? 2023 में। सपोज 15 टू 19 वाले ब्लॉक में आप एक बार गए या एक भी बार नहीं गए, तो कहते हैं आपकी एक छुट्टी मैक्सिमम 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, जिसे आपको नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करना होगा। जरा मेरी बात सुनिए, 15 से 19 तक एक आदमी एक भी बार घूमने नहीं गया, तो 20 से 23 में, मेरी बात सुनने के बाद आप बताइए 20 से 23 में कितनी कितनी छुट्टियां ये ले सकता है? 15 से 19 में एक भी बार घूमने नहीं गया, मैं कह रहा हूं एक छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। वैसे कितनी छुट्टी अलाउड थी? रिप्लाई देते रहिए, ऐसे शांत मत बनिए। दो। कितनी 2 छुट्टियां अलाउड थी, लेकिन कैरी फॉरवर्ड केवल कितने का हो सकता है? एक का। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा एक का। क्योंकि उसमें वो रहेगा। आप जो है सीधे सीधे मुझे रिप्लाई देते रहिए अनम्यूट करके। तो कैरी फॉरवर्ड आप एक कर सकते हैं, और ये एक भी आपको कब कंप्लीट करनी पड़ेगी? नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ब्लॉक का 15 टू 19 के बाद नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है? 20 से 23 में फर्स्ट ईयर क्या? 20, 31 दिसंबर 20 तक आपको ये छुट्टी पूरी कर सकते हैं। बाकी 20 से 23 की 2 छुट्टियां हैं, ये दोनों और ये वाली एक, इन तीनों में अगर एम्प्लॉयर आपको घूमने के लिए, मतलब ट्रैवल के लिए आपको पैसे देता है आपका ट्रैवल के लिए, तो कितने भी रुपए दे वो क्या हो जाएंगे? आपके एग्जम्प्ट। लेकिन आप 4 बार 5 बार 6 बार चले जाते हैं, इन दैट केस वो एग्जम्प्ट नहीं होगा और उस पर क्या लगेगा? आपका टैक्स लगेगा। तो सिर्फ कितना एग्जम्पशन मिलेगी आपको? 2 छुट्टियों की। और ज्यादा से ज्यादा और क्या मिल सकती है कि अगर कोई पुराना ब्लॉक है और वो ब्लॉक आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया उस वजह से। 1 सेकंड रुकिएगा।
वो कहते हैं कि ट्रैवल का कंसेशन आपको मिल जाएगा, ट्रैवल का आपको पैसा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो प्लीज नटशेल बात करें तो हमने क्या बात करी अब तक कि लीव ट्रैवल कंसेशन, कहाँ जाना है आपको, कहाँ पे घूम सकते हैं, क्या स्विट्जरलैंड जा सकते हैं ट्रैवल पे? नो सर। नो सर। नहीं जा सकते, है ना? नो नहीं जा सर। सकते। आराम से अनम्यूट करके जवाब देते रहिएगा, टाइपिंग में मुझे इस वाले सिस्टम में देखने में टाइम लगेगा। तो अगर कहीं और, अच्छा स्विट्जरलैंड आप गए, अनुज बोले ना 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 सर मैं तो स्विट्जरलैंड ही जाऊंगा, इंडिया नहीं घूमना, तो ठीक है स्विट्जरलैंड चलेगा, उसके एयर टिकटिंग मैंने दे दी आपको, तो क्या होगा उस एयर टिकटिंग का आपका टैक्सेबल होगा एग्जम्प्ट होगा? टैक्सेबल। सर फुल्ली टैक्सेबल। टैक्सेबल। बेनिफिट तो है, बेनिफिट केवल कब एग्जम्प्ट होता है जब उसके लिए बोला जाए। तो उन्होंने कहा इन इंडिया आप जा सकते हैं 4 कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक में, यानी एक ब्लॉक जो है वो 4 ईयर्स का है, 4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक है। इसके अंदर कितनी बार जा सकते हैं? 2 बार। अगर आप दोनों बार नहीं गए या एक बार नहीं गए तो आप एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड आपको नेक्स्ट ब्लॉक तक कंप्लीट करना पड़ेगा। ब्लॉक है तो स्पेसिफाइड ईयर है, आपकी मर्जी से नहीं चलेंगे। 86 से शुरू हुए हैं और अब आप कौन से ब्लॉक के अंदर फॉल कर रहे हैं? 20 से 23। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इस ट्रैवल का, इस ट्रैवल में सर मैं कौन सा टिकट एग्जाम्प्ट होगा? देखो अगर तुम जा रहे हो बाई एयर, सर आप तो नोट्स बनवाते थे, नोट्स वोट्स कुछ नहीं, इसे हम बुक से ही पढ़वाते हैं, तो इसलिए हम नोट्स ना बना लेते, बस लीव ट्रैवल कंसेशन सी पेज नंबर कौन सा था ये भाई? 120, आप जरा खोलो, 126। 126 ऊपर डाल लीजिएगा। और अब जरा देखो, वो कह रहे हैं ये आपको एग्जाम्पशन होगा। अच्छा दूसरा क्या है, फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी मिल सकता है आपको एलटीसी, यानी आप रिटायर हो गए उसके बाद भी अगर एलटीसी मिला तो एग्जाम तो भी यही इसी तरीके से चलेगा। अब जरा देखिए इसमें ऊपर देखिए पॉइंट नंबर 1 2 3 तीन बने हुए हैं। ए पॉइंट तो क्या कह रहा है, कहाँ जाना है? एनी प्लेस इन इंडिया, आफ्टर रिटायरमेंट भी जा सकते हैं, सर्विसेज के बाद भी जा सकते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पशन कितनी अलाउड होगी? अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास का टिकट के बराबर का फेयर अलाउड होगा। आप चले गए बिजनेस क्लास में, 25,000 रुपए आपको एम्प्लॉयर ने दे दिए उस ट्रैवल के लिए, लेकिन इकोनॉमी फेयर 15,000 का आता है, तो सिर्फ इकोनॉमी फेयर के बराबर का एग्जाम्पशन मिलेगा और बाकी 10,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? यानी अगर आप इंडिया में बाई एयर जाते हैं तो केवल कितने रुपए तक का एग्जाम्पशन मिलेगा? इकोनॉमी क्लास के फेयर के बराबर। देखो पॉइंट नंबर 1, वेयर इज जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर, मैक्सिमम एग्जम्पशन शैल बी एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर इकोनॉमी फेयर ऑफ नेशनल करियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और इकोनॉमी क्लास का फेयर एग्जाम्प्ट होगा, वो भी शॉर्टेस्ट रूट का। मतलब सर बेटे आपको ये बताना पड़ता है कि आपका ओरिजिन प्लेस क्या है और डेस्टिनेशन प्लेस क्या है, ये आपको एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है। मान लीजिए आपने कहा मैं जाना है चेन्नई और दिल्ली से जाना है, तो इन दोनों में अब आपने क्या करा, ये डेस्टिनेशन बता दिए, ये बता दिया ओरिजिन। अब पहले दिल्ली से चले गए नैनीताल, ये दिल्ली से चले गए मुंबई, मुंबई से चले गए बेंगलोर, बेंगलोर से चले गए चेन्नई, और सारे फेयर दे दिया आपने, तो वो कहेंगे नहीं। आप चले गए, एम्प्लॉयर ने आपको पैसा दे दिया, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओरिजिन से डेस्टिनेशन का जो भी इस रूट का शॉर्टेस्ट रूट का जो भी फेयर होगा, आपने तो जबरदस्ती लंबा बनाया, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई का जो भी शॉर्टेस्ट रूट है उसका जो इकोनॉमी एयर क्लास का फेयर है उतने रुपए ही एग्जाम्प्ट होंगे अगर आप बाई एयर जाएंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यस सर। क्लियर? ठीक है। नाउ सर इकोनॉमी फेयर भी तो एयरलाइंस पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ, और क्या, वो इकोनॉमी बताए, वो एयरलाइंस बताएगी कि इकोनॉमी फेयर क्या चल रहा है हमारा। अच्छा आपका मतलब है कि कौन सी एयरलाइंस का? इंडियन हाँ एयरलाइंस का, हाँ। मतलब गवर्नमेंट की एयरलाइन। जिस दिन आपने परफॉर्म किया उस दिन गवर्नमेंट का नेशनल करियर लिखा है, देखो नेशनल कैरियर, नेशनल कैरियर। अब नेशनल कैरियर में इस समय इंडियन एयरलाइंस ही है, ओके सर। ठीक है जी। नाउ सेकंड, सर मैंने परफॉर्म किया अदर देन एयर, तो कहते हैं फिर दो बातें पूछेंगे हम आपसे, क्या जहां भी जा रहे हैं वो रेल से कनेक्टेड है या नहीं है? नोट्स ना बनाए, वहीं से पढ़ना है, या वहां तक रेल ही नहीं जाती?
सर जाती है रेल, रेल जाती है तो रेल का एसी फर्स्ट क्लास के फेयर के बराबर एग्जम्पशन मिलेगा। मेरी बात समझो, मैंने दिल्ली से जाना है मुंबई बच्चों को के साथ घूमने, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि किससे जाना चाहते हो, मैंने कहा मैं एयर से जाना चाहता हूँ, तो ठीक है, पहले पॉइंट में आ गए। कितनी एग्जम्पशन मिल जाएगी? दिल्ली से बॉम्बे के जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा नेशनल कैरियर का, उतने रुपए की। सर मैं टैक्सी से जाना चाहता हूँ, अब मैं टैक्सी से जाऊं या मैं बस से जाऊं या मैं ट्रेन से जाऊं, ट्रेन यूज होगा वैसे बट मैं किसी से भी जाऊं, अदर देन एयर जा रहा हूं ना, तो सिर्फ ये पूछा जाएगा क्या दिल्ली से मुंबई ट्रेन जाती है? आंसर यस। तो ट्रेन का एसी फर्स्ट क्लास का जो शॉर्टेस्ट रूट का फेयर है उतने रुपए का एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी मैं टैक्सी करके चला गया दिल्ली से मुंबई और मेरे 35,000 रुपए खर्च हो गए, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपका एम्प्लॉयर ने 35 दे भी दिए, तो आप सिर्फ हमें इतना बताओ कि दिल्ली से मुंबई जो रेल जाती है उसका एसी फर्स्ट क्लास का फेयर कितना है। सर वो तो 12,000 है, तो भाई 35 आपने ले लिए, सिर्फ 12 एग्जम्प्ट होंगे। जरा देखिए, पॉइंट नंबर 1 था जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर, पॉइंट नंबर 2 है प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय रेल एंड जर्नी इज परफॉर्म बाय एनी मोड अदर देन एयर। वो ये नहीं कह रहे रेल से जाना है, किसी भी चीज से जाओ, लेकिन अगर रेल से कनेक्टेड है तो मैक्सिमम एग्जम्पशन शैल बी नॉट एक्सीडिंग एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास फेयर फॉर द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। उस जगह का जो शॉर्टेस्ट रूट का फेयर होगा वो एग्जाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर रेल ही नहीं जाती, मैं तो यहां से नैनीताल जा रहा हूँ, रेल नहीं जाती है वहां, रेल नहीं जाती, तो फिर आप बुक में ही पढ़ लीजिए। क्या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है? हाँ सर, बसें जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो कोई बात नहीं। तो एसी फर्स्ट क्लास का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब बस, तो एसी फर्स्ट क्लास का डीलक्स बस का फेयर के बराबर एग्जम्पशन मिल जाएगा। आप चाहे जाओ टैक्सी से, मुरादाबाद से नैनीताल या दिल्ली से नैनीताल जाओ टैक्सी से, अदर देन एयर कर रहे हो ना, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी कि उस रूट का एसी क्या वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है? आंसर इज यस। तो एसी फर्स्ट क्लास डीलक्स बस के फेयर के बराबर का एग्जम्पशन मिल जाएगा। नहीं सर वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता, तो कोई बात नहीं। मुरादाबाद से नैनीताल कितनी दूर है सर? 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर के बराबर का ट्रेन का एसी फर्स्ट क्लास एग्जम्प्ट होगा। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप गए अदर देन एयर, ठीक है, कहां गए? मुरादाबाद से नैनीताल। क्या मुरादाबाद से नैनीताल ट्रेन जाती है? आंसर इज नो, तो आप यहां आ गए। आप किससे गए? अच्छा, क्या मुरादाबाद से नैनीताल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? तो आप किसी से भी गए, एसी फर्स्ट क्लास के डीलक्स बस के बराबर का फेयर एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, मैं टैक्सी से गया, ठीक है, अगर वहां नहीं जाता तो जितना भी डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस की स्टेशन मास्टर से पूछो कि इतने डिस्टेंस का एसी फर्स्ट क्लास का टिकट कितने रुपए का होता है स्टैंडर्ड, और उतने रुपए का एग्जम्पशन मिल जाएगा। जरा पढ़िए, वेयर ए पॉइंट वेयर अ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, तो आपको फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर ऑफ सच ट्रांसपोर्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक सिस्टम में नहीं है तो इक्विवेलेंट एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर एग्जाम्प्ट हो जाएगा उतनी डिस्टेंस का। बताइए मेरी बात समझने की कोशिश करिए। क्या है? एलटीसी, ट्रैवल का कंसेशन है। सर मेरा तो एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, ट्रैवल का भी दे दिया मुझे पैसा, खाने पीने का भी दे दिया, साइट सीन का भी दे दिया। बेटे सिर्फ ट्रैवल एग्जाम्प्ट होगा, बाकी सब में टिकेगी आपकी, सब टैक्सेबल होगा, ठीक है। सर ट्रैवल कहाँ करना है? इंडिया में। मन बाहर का है तब भी इंडिया में। सर कर लिया बाहर तो बात ही खत्म हो गया, फुल्ली टैक्सेबल होगा। 4 साल में 2 बार करेंगे, 4 साल भी स्पेसिफाइड है। एयर से गया तो इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर एग्जाम्प्ट होगा शॉर्टेस्ट रूट का। अदर देन एयर गया तो ट्रेन से कनेक्टेड है या नहीं है? जाओ अब तुम अदर देन एयर किसी से भी, टैक्सी से, बस से, घोड़ा गाड़ी से, किसी से भी जाओ, ट्रेन जाती है वहां? हाँ जाती है, तो एसी फर्स्ट क्लास के ट्रेन फेयर के बराबर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर ट्रेन नहीं जाती, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाता है? हाँ जाता है, उसका एसी फर्स्ट क्लास के रुपए के बराबर एग्जाम्पशन मिलेगा। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं जाता, कोई बात नहीं, उतनी डिस्टेंस के रेल के जो एसी फर्स्ट क्लास का टिकट है उतना एग्जाम्पशन मिलेगा। बोलो समझ में आया या नहीं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। Yes, sir. Clear. यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. बहुत, वेरी प्राउड ऑफ यू।
बहुत अच्छे बच्चे हो। सर इसमें सर इसमें कौन सी ट्रेन का हम बोलेंगे कौन सी फेयर? अब तुम भी इनमें पीछे ये पड़ तो गए, अलग अलग राजधानी ट्रेन का का लूंगा, बताओ। शताब्दी का लूंगा या इसका लूंगा। अरे यार जिससे भी जाओगे, अगर ट्रेन से जा रहे हो तो ठीक है, और वरना जो बढ़िया ट्रेन, जो भी बेस्ट ट्रेन हो उसका ले लो, उसमें कोई इनकम टैक्स को प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट एग्जम्पशन दे रहा है ना वो, तो आप थकी हुई ट्रेन उससे क्यों जा रहे हो? जो भी हाईएस्ट सर फेयर बैठ रहा है, अगर आप एम्प्लॉय होगे तो हाईएस्ट फेयर वाली टिकटिंग लेके जाओ, ओके सर, क्लियर। है ना। अगर उन्होंने कुछ चीजें चुप है वो इनकम टैक्स वाले, तो फायदा उठाओ मेरे भाई। सर घूमने में अकेला जाऊंगा या मेरे साथ कोई और भी जा सकता है? हाँ जा सकता है, परिवार का इंसान, बाकी कोई और नहीं जाएगा, परिवार के लोग जा सकते हैं। तो आप फैमिली के साथ जाएंगे और फैमिली का ट्रैवल एग्जम्पशन भी आपको मिलेगा, यानी आपका और आपकी फैमिली का। सर फैमिली में कौन आएगा? फैमिली में कौन आएगा? फैमिली में इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन आएगा आपको पता ही है। स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आएंगे। डिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट या कोई भी चलेंगे? कोई भी। कोई भी। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो डिपेंडेंट हो फुल्ली या मेनली, इनके साथ चले जाना। सर मैं किस किस के साथ घूमने जा सकता हूँ? अपनी पत्नी, स्पाउस मतलब आपकी अपनी पत्नी या आपका अपना पति, चिल्ड्रन आपके अपने बच्चे, आपके अपने माता पिता, ब्रदर और सिस्टर, इनके साथ जो आप पे डिपेंडेंट है, इनके साथ आप घूमने निकल सकते हो। चिल्ड्रन में एक पंगा है। चिल्ड्रन में वो कहते हैं अगर बच्चे का जन्म 1498 से पहले, 14 नहीं है शायद, 1 अक्टूबर 98 से पहले हो गया बच्चा, तो कितने भी बच्चे अपने साथ ले जाना, 3 हो गए तुम्हारे, 4 हो गए, 5 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सबका एग्जाम्पशन मिलेगा। 1 अक्टूबर 98 के बाद केवल 2 चिल्ड्रन का ही एग्जाम्पशन अलाउड है। मेरी बात सुनिए, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं एलटीसी में 2002 में उनके साथ बॉम्बे गया था घूमने, मैं और मेरी 2 सिस्टर्स, हम 3 बच्चे हैं। हम तीनों का जन्म 98 से पहले हुआ है। तो कौन कौन गया था? मैं गया था, मेरी दोनों सिस्टर्स गई थी, मम्मी पापा, हम पांचों लोग बॉम्बे घूमने गए थे, और उसका सारा खर्चा मेरे फादर को एम्प्लॉयर ने दिया था ट्रैवल का। अब ये बताइए ट्रैवल में एग्जम्पशन किसकी मिलेगी? मम्मी की मिलेगी एग्जम्पशन फेयर की या नहीं? मिलेगी। मिलेगी। Yes, पापा sir, जी को खुद मिलेगी। की भी मिलेगी। हम 3 बच्चे थे, हम तीनों की एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी पापा को? यस सर, Yes, sir. मिलेगी सर। क्योंकि हम तीनों 98 से पहले थे, मिलेगी। राइट। मान Okay. लीजिए 2 98 से पहले होते और 1 98 के बाद होता, अब क्या होता? मिलेगी सर। तब भी मिलती, क्योंकि 98 से पहले तो सबकी ले लो, 98 के बाद 2 चिल्ड्रन। अब जरा सुनिए, 1 अक्टूबर 98 के बाद किसी का एक बच्चा हुआ, एग्जम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी? सर यस मिलेगी। सर, मिलेगी। मिलेगी। इसके बाद इसके 2 जुड़वा बच्चे हो गए, किसी एक को मिलेगी सर। तो गवर्नमेंट कहती है भाई देखिए कोई बात नहीं है, अब ये तो कुछ भी, इसमें अब क्या किया जा सकता है, तो हो सकता था, इसमें आपको दोनों की एग्जम्पशन मिलेगी, मतलब तीनों की। गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर 2 बच्चे हो गए, दोनों जुड़वा हैं या ट्रिप्लिकेट हो सकते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली भेदभाव तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ एग्जम्पशन मिलेगी। अब जरा सुनिए, किसी के 2 बच्चे पहले ही हो गए, 1 अक्टूबर 98, ये 98 के बाद हो गए 2 बच्चे जुड़वा, ट्विंस, एग्जम्पशन मिलेगी इन्हें। इसके बाद एक बच्चा हो गया, ये 99 में हुआ, ये 2001 में हुआ, इस बच्चे को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कहती है देखो इस केस में जो समझ में आया है कि 1 के बाद 2 हो गए, कोई बात नहीं है भाई, सेकंड बच्चे में समझ रहे ना, 2 हो गए। लेकिन इस केस में तो 2 हो ही चुके थे पहले, वाई दिस? और अगर आप इसको नहीं मिलेगी, मतलब सिंपल मेरी बात समझने की कोशिश करो, नो एग्जम्पशन। तो जरा देखो लॉ में क्या लिखा है, आपको लॉ की लैंग्वेज से समझ में आएगा, मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। देखो, आप देखो, एग्जम्पशन अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन, जरा दिख रहा है?
अरे दिखा नीचे, Yes, sir. बुक है ना सबके सामने। Yes, sir. Yes, sir. The exemption relating to LTC shall not be available to more than 2 surviving children of an individual after 1st October 98. Exception है, above rule will not apply in respect of children born before 1st October 98. 98 से पहले वाले बच्चों को छोड़ दिया। And अब इन्होंने कटापटा मेरे पास भेजा है, and also in case क्या है, multiple birth after वन चाइल्ड, आफ्टर वन चाइल्ड मल्टीपल बर्थ हुई, एग्जम्पशन है। मल्टीपल बर्थ के बाद वन चाइल्ड हुआ, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो एनी टू को मिलेगी, कहीं तीनों की काट दो। जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बात समझो, तीनों जो है 98 के बाद है। अब मैं अगर मैं वाकई में कहीं जॉब करता और मेरा एम्प्लॉयर मुझे देता, तो इन तीनों में से मुझे किन्हीं 2 का ही एग्जम्पशन मिलता। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एलटीसी समाप्त, एलटीसी समाप्त। इसके लिए लिख लेना वहीं पे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अब आ जाइए आप प्रोविडेंट फंड। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को उसमें, एलटीसी में? नो सर। ठीक है, कौन कौन है? सभी आ गए हैं बैच में, सभी हैं। नाउ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का हिंदी में अर्थ होता है भविष्य निधि। एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए एक निधि, मतलब एक पैसा एक्यूमुलेट किया जाता है। कौन करता है वो एक्यूमुलेट? एम्प्लॉय भी अपने लिए कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयर भी अपने लिए कंट्रीब्यूशन करता है। दोनों लोग कंट्रीब्यूट करके एक पैसा एक्यूमुलेट करते हैं एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए। अगर क्लास कट भी जाए तो रीज्वाइन कर लेंगे। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय के भविष्य के लिए। अब आप सारे एम्प्लॉय, आप अपने फ्यूचर के लिए खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई बेनिफिट आपको? No No. benefit. No, sir. No benefit. आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, Yes, sir. बेनिफिट। Yes, sir. Benefit है। Benefit. अब जरा देखना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में, ये चार्ट बनाएंगे माय डियर, ये चार्ट आप बनाएंगे। कंट्रीब्यूशन होता है अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। 4 जगह कंट्रीब्यूशन होता है। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, इनमें सिर्फ गवर्नमेंट ही अगर एम्प्लॉयर है तो वही कंट्रीब्यूट कर सकती है, और इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं है। यानी इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज डूइंग सम कंट्रीब्यूशन फॉर योर बेनिफिट टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, देन इट इज नॉट टैक्सेबल इन योर हैंड्स। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं? इन दिस केस अ सेपरेट अकाउंट इज ओपनड in the name of the employee in the separate bank account, in the name of the employee, and both employer and employee contributes in that account. आप मेरी बात सुनिए, जैसे रोमान के नाम का एक, रोमान इज माय एम्प्लॉय, एंड रोमान के नाम का हमने एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल दिया, और उस प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर मैं भी पैसे डाल रहा हूँ, रोमान भी पैसे डाल रहे हैं, और रोमान का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, से पैसे नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में दिस इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो एक बैंक में खुलता है एम्प्लॉय के नाम से। इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी के बराबर टैक्सेबल होता है। 12% ऑफ सैलरी से जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी हियर? General meaning. General meaning. General meaning.
जनरल मतलब जैसे मान लीजिए आपकी जनरल सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स और कमीशन जोड़ के आपकी सैलरी 1 लाख आ रही है, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपके लिए 13,000 कंट्रीब्यूट करे, तो वो कहते हैं करने चाहिए थे कितने, 12%, यानी 12,000, 12,000 से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करा सर, 1,000, दैट वुड बी टैक्सेबल। बात समझ में आई? यस ये Yes, सर। पैसा sir. Yes, बैंक sir. में चला जाएगा और वहां पे अगर ब्याज मिलेगा इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल। ये पैसा बैंक में चला जाएगा। बैंक में केवल किसका पैसा होगा, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, या दोनों का? दोनों का। दोनों का। दोनों का। और दोनों के अमाउंट पर अगर इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा मिल रहा है, देखिए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करे 1 लाख, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट करे 1 लाख, 2 लाख रुपए हो गए, 2 लाख पे मिला 20,000 का इंटरेस्ट, तो कह रहे हैं 19,000 तक तो 9.5% तक तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ऊपर जो टैक्स होगा वो टैक्सेबल होगा। यानी एम्प्लॉय वाले पर भी सैलरी में ही टैक्सेबल करना है, अदर सोर्सेज में नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट सर पॉइंट। प्रैक्टिकली बैंक में 9.5% कहाँ मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। गवर्नमेंट भी बहुत होशियार है, नहीं मिलता। अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ यस बैंक या कोई भी अदर बैंक ने किया तो टैक्सेबल होगा, अभी तो ये लो है, इसलिए अभी प्रैक्टिकली ये लगता नहीं है ना। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स क्या होते हैं बच्चे? जिसमें जैसे मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैंने कहा बेटे मुझे आप सबके भविष्य की बहुत चिंता है, और मैं आप लोगों के लिए एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स प्राइड एजुकेशन प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और इसमें पैसा डालूंगा मैं आपके भविष्य के लिए। बताइए मेरे पैसे डालते ही आपको फायदा हो जाएगा या नहीं होगा? अकाउंट किसके नाम में है? स्टूडेंट प्राइड। Students' pride. ये नाम में। Students पर। कल अगर मेरा भविष्य बिगड़ रहा होगा तो मैं आपके भविष्य के लिए वहां पैसा छोड़ूंगा, निकाल लूंगा? निकाल लेंगे। लेंगे। और रिकॉग्नाइज में अकाउंट किसके नाम का था? आपके नाम का, तो जैसे ही कंट्रीब्यूशन हुआ था तभी टैक्सेबल हो गया था। बट अनरिकॉग्नाइज में वो कहते हैं ओनली विड्रॉल इज टैक्सेबल, जब विड्रॉल होगा वही टैक्सेबल होगा, और वो भी 50%। एम्प्लॉयर्स शेयर, एम्प्लॉयर्स शेयर दैट इज जनरली 50%। मेरी बात समझिए, मैंने आपके भविष्य के लिए पैसा डाला, आपने भी अपने भविष्य के लिए पैसा डाला, बट भाई वो डाला तो किसके अकाउंट में है? एम्प्लॉयर के अकाउंट में। तो आप कहते हैं मैं अभी इस पे टैक्स नहीं दूंगा, जिस दिन मेरे हाथ में आएगा पैसा, जब मैं निकालूंगा तो टैक्स दूंगा, और जब आप निकालेंगे तो उसमें आधा तो आप ही का होगा। तो केवल आपको फायदा किस पर हुआ? जो एम्प्लॉयर्स का शेयर है। यूजुअली ऐसा अनरिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज होते नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये सेल्फ के लिए होता है, आदमी सिर्फ अपने लिए कर सकता है, तो इसमें सैलरी चैप्टर का कोई रोल है ही नहीं। पीपीएफ अकाउंट वो होता है इसमें आप सिर्फ अपने लिए पैसा डाल सकते हैं, किसी और के लिए नहीं, तो ये सैलरी चैप्टर का पार्ट नहीं होता। तो प्लीज जरा एक मिनट सुनिए। सैलरी चैप्टर में क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में 25% कंट्रीब्यूट करा, आप बोलो नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में 25% कंट्रीब्यूट करा, तो आप बोलो 13% टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी का। सैलरी मींस बेसिक सैलरी, डी एन टर्म और फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन ऑन सेल। वो जो पैसा जमा हुआ उस पर हमें 10% ब्याज मिला, तो आप बोलो 0.5% टैक्सेबल। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया, आप बोलो कंट्रीब्यूशन करने पर टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉय ने उस पैसे को विड्रॉ करा, विड्रॉ किया होगा उसने कंबाइंड अपना भी और एम्प्लॉयर का भी, तो जो विड्रॉ किया होगा उसमें एम्प्लॉयर वाले पोर्शन पे पूरे पे टैक्स लगेगा। पीपीएफ सैलरी का पार्ट नहीं होता, इसमें आदमी खुद ही कर सकता है, जरा बुक में देखें फिर आपके क्वेश्चन लो। आइए जरा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो एक टेबल है। एसपीएफ देखो, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो है इनकी तो मिलती है डिडक्शन, डिडक्शन चैप्टर में बताऊंगा, उसको तो अभी छोड़ो। सैलरी चैप्टर से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर 2, फुल्ली एग्जम्प्ट एसपीएफ। आरपीएफ एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, और 12% से ज्यादा सैलरी में जुड़ेगा। यूआरपीएफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ना तो एग्जम्प्ट है ना टैक्सेबल है, एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता। पीपीएफ पे सैलरी लगती नहीं। इंटरेस्ट एसपीएफ में पूरा एग्जम्प्ट है, आरपीएफ में 9.5% से जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा।
यूआरपीएफ ना तो एग्जम्प्ट होगा ना टैक्सेबल होगा। सर क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट भी जब आप विड्रॉ करोगे तो प्रिंसिपल थोड़ी ना करोगे, वो तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सब मिला के होगा पैसा, तो वो तो हाफ ही टैक्सेबल होगा। तो यूआरपीएफ में तो विड्रॉल के अंदर ही भाई मैं बैंक से पैसे निकालूंगा तो ये थोड़ी ना मूल के निकाल रहा हूं, मूल ब्याज सब शामिल होता है, तो आधा टैक्सेबल होगा। पीपीएफ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब इसमें पॉइंट नंबर 4 देखिए, जब पैसा निकालेंगे, अच्छा एक बात बताओ, एसपीएफ से पैसा निकालोगे वो एग्जम्प्ट होगा, आरपीएफ से पैसा निकालोगे वो टैक्सेबल होगा एग्जम्प्ट होगा? एग्जाम एग्जम्प्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो चुका है। भाई जब पैसा पड़ा था तब टैक्स दे चुका हूं, तो निकालने में टैक्स क्यों दूंगा? यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हुआ था क्या? नो सर। No. नो तो सर। जब निकालूंगा वो टैक्सेबल होगा। तो यूआरपीएफ में कहते हैं एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉय वाला पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। तो भाई ऐसे निकालना मुश्किल है, आप 50% टैक्सेबल कर देना। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कहाँ दिया है? मैंने कहा था क्वेश्चन भी भेजो मुझे, इससे आगे। अरे यार, इससे अगला कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये 4.48 देखो, मिला? यस सर। Yes, sir. यस सर। फटाफटा इन्होंने सर। भेजा है। बेसिक सैलरी पर मंथ 23 के आगे पता नहीं क्या है, डीए 4 के आगे पता नहीं क्या है, 23,400 4,000 नहीं, इन्होंने सही भेजा है, ये है। इसके आगे खुद का आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन पर मंथ कर रहे हैं, इग्नोर कर देना। एम्प्लॉयर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है 2880 पर मंथ। अब जरा देखो 2880 पर मंथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंटू 12, कितना हुआ पूरे साल का? 34,560। 34,560। सैलरी कितनी है इसकी जरा निकालो। बेसिक सैलरी कितनी है? 280,800। डीए